नहीं आज ना माइक्रोफोन का साउंड नहीं आ रहा है, तो अगर बाई चांस कोई वेट करे ना, आप लोग जो भी पहले से हो मुझे थोड़ा सा बता देना, तो सर कहीं कोई वेट कर रहा है बीच में, क्योंकि एक साउंड होता है वो साउंड मुझे ना मिल नहीं रहा है। इससे पहले वाला क्लास में भी प्रॉब्लम हुआ था। ओके यस सर। ठीक है सर। सर रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। चलो, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। चलो, तो हम लोग सर एक्चुअली इनकम टैक्स क्लास है, तो इनकम टैक्स में बातचीत हो रहा था पीजीबीपी पे। ठीक है, पीजीबीपी इन द सेंस प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो काम ये है कि हम लोग प्रोफार्मा कंप्लीट तरीके से कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। प्रोफार्मा के बारे में एक आइडिया मिल चुका है, एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं, जिसमें हमें ये पता चला कि आखिर एक पीजीबीपी का प्रॉब्लम क्या है, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन से किस तरह का मेन मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पीजीबीपी। इसका एक आइडिया मिल चुका है कि एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट की बेसिस पे सरकार के घर पे टैक्स देता है ना। सैलरीड पर्सन का क्या है, तुम जितना सैलरी कमाओगे उस पर टैक्स है। अगर तुम एक हाउस प्रॉपर्टी ओनर हो, जितना रेंट दोगे, रेंट के ऊपर गवर्नमेंट का जो नियम है उस पर टैक्स दोगे। अगर आप एक कैपिटल गेन करने वाला बंदा हो, से फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, या फिर इन सिंपल कहते हैं कैपिटल एसेट है, तो अगर आपका कैपिटल एसेट है तो आप क्या करते हो, कैपिटल एसेट को बेच के जो कमाते हो उसमें आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है। जैसे कि शेयर मार्केट में अगर आप शेयर परचेस करते हो, शेयर को बाई कर फिर शेयर में सेलिंग करना, ये इसमें कैपिटल गेन आता है। लेकिन जो लोग शेयर ट्रेडिंग करता है वो कैपिटल गेन नहीं। जो लोग डेली बेसिस में कंप्यूटर के सामने बैठ के डेली ट्रेड करता है, ठीक है, जैसे अभी मेरा स्टॉक मार्केट का क्लास चलता था, तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रोज का एक ही काम है, सुबह 9:15 बजे कंप्यूटर के सामने मोबाइल लेके एक मॉनिटर बड़ा सा लगा के बैठ जाओ और सिर्फ ट्रेड करो। किसी शेयर को, 500 का शेयर को 510 में बेचो, 520 में बेचो, ठीक है, 1000 का शेयर को 1020-30 में बेचो, तो हर 20% 30% में ये लोग ट्रेड करता है। तो जो लोग डेली ट्रेडिंग करता है, इनका नहीं एक बिजनेस की तरह हो जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, कराऊंगा सर, ठीक है, कि अगर कोई डेली ट्रेडर है तो फिर वो पीजीबीपी में आएगा कि कैपिटल गेन में आएगा। फिर अगर कैपिटल गेन में ट्रेड होगा तो पीजीबीपी में क्या होगा, अगर पीजीबीपी में होगा तो कैपिटल गेन में क्या होगा। इसके ऊपर कंफ्यूज करने वाला सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा। बट हाँ, अभी तक हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा एरिया आएगा जिसमें पीजीबीपी और कैपिटल गेन के बीच में ना एक क्लैश होता है। क्या होता है, एक क्लैश हो जाता है। फिर उस सिनारियो में जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो होता है वो गवर्नमेंट बोलता है, तो स्क्रीन शेयर नहीं भूल गया। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीन ऐसे भी मैंने अभी तक शेयर किया नहीं। ठीक है, देख रहे हैं ना सर। Yes, sir. अच्छा, तो वही मैं बोल रहा था आप लोगों को कि आखिर पीजीबीपी का क्या कॉन्सेप्ट है, कि उसमें आप जितना कमाते हो, जैसे कैपिटल गेन में आप कैपिटल गेन करोगे तो उस पर सरकार को टैक्स दो। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी से इनकम करोगे, रेंटल इनकम करोगे, उस पर टैक्स दो। सैलरी में आप जो भी आपको तनख्वाह मिलता है या फिर जिसमें आपको जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्स देते हैं। बट पीजीबीबी में आपका टैक्स किस पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। बट देयर इज ए गड़बड़, गड़बड़ ये कि प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है। प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है, आप अपने प्रॉफिट को कम या ज्यादा करके दिखा सकते हैं। कभी 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 जानबूझ के, कभी कभी गलती से, है ना, कभी कभी गलती से हो गया, कभी कभी जानबूझ के हो गया। तो ये तरीका को ठीक करने के लिए ही पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट आता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ
एरर, ठीक है, कि जो गलती हो चुका है फ्रॉम अकाउंटेंट इनकम टैक्स के हिसाब से उसको ठीक करो। जो गलती अकाउंटेंट के हिसाब से हो चुका है या तो डिलिबरेटली या फिर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मैंने डिलिबरेटली मैंने जानबूझ के, और बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आपको उसको ठीक कर लेना पड़ेगा। तो ये जो भी ठीक कर लेना चाहिए या जो भी सिचुएशंस है, इसको एक्चुअली चेक करने को ही हम लोग बोलते हैं पीजीपी, जिसमें मेनली जो थीम है, लास्ट दिन में जो सारा टॉपिक आपको कवर अप किया, वो टॉपिक कुछ ऐसा है सर कि आपको हमेशा पीजीबीपी का जो मेन क्वेश्चन है उसपे हमेशा आपको क्या दे देते हैं सर, एक प्रॉफिट दे देता है, प्रॉफिट एज पर पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर पीएल। इसमें अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो, ठीक है, इफ व्हेन यू आर यूजिंग 115 बीएससी, मैंने जिसमें आपका टैक्स का जो रेट है, गवर्नमेंट के घर में टैक्स पेमेंट का जो रेट है 115 बीएससी में थोड़ा सस्ता होता है कंपेयर टू ऑप्शनल टैक्स सिस्टम, 115 बीएससी में सस्ता होता है, ठीक है, इसलिए 115 बीएससी में कुछ डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं होता, इवन 80C का भी जो डिडक्शन है वो भी अवेलेबल नहीं होता, और कुछ चैप्टर डिडक्शंस भी अवेलेबल 115 बीएससी में अवेलेबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज 115 बीएससी में आपको ऑलरेडी डिस्काउंटेड टैक्स रेट दिया जाता है, जो बात मैंने पहले भी कहा ना सर, आगे भी होगा। 115 बीएससी और ऑप्शनल सिस्टम में जो डिफरेंसेस है, इसको लेके बातचीत चलता रहेगा, बट मेन थीम कुछ ऐसा था कि यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा दे दिया जाएगा, और उस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ अमाउंट को हमें ऐड करना पड़ता है। सर किसको ऐड करते हैं, मैं एक बार याद दिलाता हूँ 2 मिनट के लिए। एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड लॉस बट नॉट अलाउड, मैंने जो पीएल में डेबिट होना चाहिए था, सॉरी, जो पीएल में नहीं डेबिट होना चाहिए था पर आपने डेबिट कर दिया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस जिस आइटम को आना नहीं चाहिए था बट आपने ला दिया, उसे ऐड बैक कर लो। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए था पर आ गया है, उसे ऐड बैक कर दो, ठीक है, याद रहेगा ना सर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो फिलहाल और इसमें बात नहीं करूंगा। लेस किस चीज को करना चाहिए, एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अलाउ होना चाहिए था पर आपने किया नहीं, आपको एक्सपेंडिचर अलाउ करना चाहिए था, माने खर्चा दिखाना चाहिए था पीएल में बट आपने नहीं किया, तो जो आपको करना चाहिए पर आपने नहीं किया तो इनकम टैक्स बहते हैं, कर लो भाई, है ना। इवन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर और भी एक आइटम लेस होता है, इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, माने जो इनकम आपके पीजीपीपी में ही, पीजीपीपी में नहीं आना चाहिए पर आ चुका, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका अदर सोर्स इनकम है, आप पीजीपीपी में खर्च इनकम दिखा रहे हो, जो आपका बिजनेस इनकम नहीं है उसे आप अदर सोर्स मैंने बिजनेस में क्यों क्यों दिखा रहे हो, जैसे आपने डिविडेंड से कमाया, आपने कैपिटल गेन से कमाया, है ना, तो आपका डिविडेंड इनकम, आपका कैपिटल गेन इनकम, आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस का इनकम, इनकम के हिसाब से क्यों शो होगा, आपका पीजीपीपी इनकम, इनकम के अंदर आपका डिविडेंड इनकम जो कि एक अदर सोर्स इनकम है, आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, आपका कैपिटल गेन इनकम जो कि एक कैपिटल गेन इनकम है, वो क्यों शो करेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ सर डिटेल्स में, या तो बस मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ। इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, ठीक है, उसे क्या कर देंगे, जो अलग हेड में टैक्सेबल होता है, जैसे कि आईफोर्स, पीजीबीपी, सॉरी कैपिटल गेन या फिर हाउस प्रॉपर्टी, इस तरह का चीजें जो अलग हेड में क्रेडिट होता है उसको पीजीबीपी में जगह नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो डिसअलाउड है उसी को लेके हम लोग एडलेस करते हैं, ठीक है, बट जो अलाउड है और अगर वो पीएल में है तो टच नहीं करना, ठीक है, इसलिए एकदम सिंपल है, अगर पीएल में ऑलरेडी अलाउड चीज है उसको डू नॉट टच, ठीक है, अलाउड डू नॉट टच अगर ऑलरेडी पीएल में है तो। अच्छा, फिर और एक चीज भी यहाँ पर एडबैक के बारे में बोला गया था, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, इनकम चार्जेबल अंडर दी सेट और डीम्ड इनकम,
इनकम चार्जेबल अंडर डी सेट और डीम्ड इनकम, मैंने जो या तो बिजनेस में इनकम मान लेना चाहिए या फिर बिजनेस के अंदर ही चार्ज होना चाहिए, ऐसे किसी भी तरह का जो भी इनकम है उसको पीएल में ऐड करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन कर लिया सर, पहले बातचीत हो चुका है। आज और रिपीट टेलीकास्ट नहीं करूंगा। तो फिर रिपीट क्या कर रहे हो सर? मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक कनेक्शन दे रहा हूँ कि पीजीबीपी कैलकुलेशंस करने का जो मेन टेक्निक है उसके ऊपर जो हम लोग लास्ट 2 क्लास में बातचीत किए हैं उसका एक समरी आपको याद दिला रहा हूँ, जो लोग लास्ट वीक से पढ़ाई नहीं किए या फिर थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी का जरूरत है इसलिए। ये सब कुछ ऐड बैक करने के बाद, ऐड को ऐड करना, लेस को लेस करना, ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है सर? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने एक सिंपल तरीका इससे जो समझ में आता है, ये पूरा फॉर्मेट से पीजीपीपी का, कि भाई जो बिजनेस का नहीं है उसे हटाओ, जो बिजनेस का है उसे, ठीक है, चाहे वो इनकम हो या खर्च। सिंपल है ही ना। जो बिजनेस का खर्चा है अगर तुमने नहीं दिखाया तो दे दो, जो बिजनेस का इनकम है अगर तुमने नहीं दिखाया तो दे दो, और अगर तुमने दिखा दिया और बिजनेस का नहीं है तो हटा दो, और अगर तुमने दिखा दिया खर्चा है, ठीक है, बिजनेस का नहीं है, हटा दो, इनकम बिजनेस का नहीं है, दिखा दिया, हटा दो, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी रखो, एड लिस्ट से भूल जाओगे, एड लिस्ट से कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर तुमको एकदम सिंपल है, भाई जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं रखूँ, यस ना। काइंड ऑफ की, जैसे मानो रास्ते में चलते चलते तुमको एक 5,000 का गड्डी मिल गया पैसा का, ठीक है, तुम्हारा नहीं, क्या करोगे? रखना तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। नॉर्मली तो पुलिस को देना चाहिए, पर पुलिस को देने जाओगे वो तो खा ही लेगा, ठीक है, वो कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं करेगा, वो लोग अपने बीच में कांस्टेबल के बीच में खा लेगा, अरे भाई तुमको क्या फर्क पड़ता है, जाओ हमने दर्ज कर लिया। इससे अच्छा है किसी मंदिर में जाके, मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर तुमको ऐसा पैसा मिलता है, क्योंकि आजकल हमारे भारत के पुलिस को मेरे को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह से मेहनत नहीं करता है। मैंने आज तक तो मेरे को ऐसा एनवायरमेंट नहीं दिखा, और ये ना तो ये खुद लोगों से घूस खाता रहता है, तो इनको जाके तुम क्या पड़ा हुआ पैसा दोगे? इससे अच्छा है तुम्हारे आसपास में कोई भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, जहां पर भी तुमको दान पेटी मिले, ठीक है, डोनेशन बॉक्स में डाल दो। इसमें क्या होगा, वो किसी न किसी गरीब के काम में आ ही जाएगा, ठीक है। गुरुद्वारा है, डाल दो, वो लोग लंगर खाने के पैसे मैंने डोनेशन के रूप में यूज कर लेगा, है ना, कुछ तो काम आ जाएगा। या फिर किसी गरीब को अगर हो सके तो कुछ खिला दो, पिला दो, एनीथिंग। मेरे को एक बार मिला था 500 टका, मैं सोच रहा था क्या करे क्या करे, फिर सोचा कि भिखारी को दे दूं, फिर सोचा क्या करेंगे, फिर सामने एक मंदिर आया, फिर कोलकाता में उसके दान पेटी था, दान पेटी में जाकर डाल दिया। चलो अच्छा है। अच्छा, तो पीजीबीपी, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो भी आएगा इसको पीजीबीपी इनकम माना जाता है। सर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये 115 बीएससी था, लेकिन सर अगर क्वेश्चन आपको 115 बीएससी के हिसाब से नहीं रहता है, क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, अगर बोलते हैं कि 115 बीएससी ऑप्ट आउट करते हैं, ठीक है, तो प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है, टेकिंग बिजनेस इनकम कॉम्प्यूटेड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मैंने एक्चुअली पीजीबीपी में जो हुआ है, मैंने 115 बीएससी में जो आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, उसी को अगर मैं मेन पॉइंट मान के चलूं, इसके साथ और एक चीज आपको ऑप्शनल में और कुछ चीजें आपको एडजस्ट करना चाहिए जो कि 115 बीएससी में अवेलेबल नहीं, जैसे कि एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन 115 बीएससी में अलाउ नहीं करता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन किस चीज का होता है? एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है, नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में लगता है और पावर जनरेटिंग यूनिट पे लगता है, जहां पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई आर्टिकल और थीम, यानी कोई भी मशीनरी नहीं, जिस फैक्ट्री में कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होता है, कोई आर्टिकल और थिंग बनता है,
या फिर जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने वाले कंपनी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मानो कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन या मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई या अदानी ट्रांसमिशन, ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जिस तरह जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन में काम करता है, उनके केस में गवर्नमेंट ये रूल देता है कि आप अपना टैक्स कैलकुलेशंस करने के टाइम पे एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% डिडक्ट कर लेना। जो भी प्रॉफिट 115 बीएससी में होगा वो तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही, एक्स्ट्रा आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन के रूप में, एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शंस के रूप में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, जो कि 20% एक्स्ट्रा on actual cost of new plant and machinery acquired by an SSC। देखो, new plant and machinery acquired by an SSC engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or generation, transmission or distribution of power। और अगर आपका मशीन उस पर्टिकुलर ईयर में पुट टू यूज 180 दिन का कम है, मैंने नया मशीन लिया 2022-23 में और 2022-23 में वो मशीन 180 डेज से कम दिन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो फिर उस पर्टिकुलर ईयर में आपको कितना मिलेगा? 10%। मशीनरी का यूज अगर 180 से कम है तो 10% ही डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर पाओगे, बाकी 10% नेक्स्ट ईयर में चार्ज कर, ठीक है, बोल भी दिया। बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25। उस पर्टिकुलर ईयर में तो आपको 10% माने 20% टोटल होता है, लेकिन आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट मशीनरी पे 10% मिलेगा, टोटल 10-20% के हिसाब से, 20 के हिसाब का उसको 10 कर दिया, आधा, ठीक है। और बैलेंस जो है एडिशनल डिप्रिसिएशन 10% of actual cost of plant machinery acquired and installed during previous year 22-23 and put to use for less than 180 days in that year, माने नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग लास्ट दिन में एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन किए थे। अच्छा, और लास्ट क्लास में और एक चीज मैंने क्या पढ़ाया था डिटेल्स में, वो ये था कि सर ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था, आई डोंट नो आप लोगों ने इसको रिवाइज किया कि नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था, डिडक्शंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च related to business and contribution to outsider for scientific research or social science or statistical research। बड़े बड़े बिजनेस क्या करता है, अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए इन हाउस रिसर्च करता है, या फिर कभी कभी वो खुद रिसर्च नहीं करता है, फिर किसी दूसरे को रिसर्च करने के लिए खर्चा देता है। से फॉर एग्जांपल आईआईटी वगैरह को, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वगैरह को ये लोग पेमेंट करता है कि भाई आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च करो, आप साइंटिफिक रिसर्च करो, खर्चा मैं दूंगा। या फिर ये अपने ही बिजनेस पे एक R&D डिपार्टमेंट खोलता है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे ये खुद खर्चा करता है। सेक्शन 35 के अंदर ये सब एक्सपेंडिचर के डिटेल्स में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर 115 बीएससी में आप कौन सा खर्चा ले सकते हो, और 115 बीएससी में माने जो ऑप्शनल है उसमें आपको कौन सा खर्चा चार्ज करने का मौका मिलता है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में चर्चा लास्ट क्लास में किया था। तो अगर आप लोगों में से जिनका भी लास्ट क्लास मिस है, अगर वो प्रीवियस क्लास एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको ये डिफरेंसेस पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि आपको लेना क्या है और लेना 115 बीएससी में कितना तक अलाउड है और 115 बीएससी नॉन ऑप्शनल में कितना तक अलाउड, इसके बारे में चर्चा हुआ था, काफी डिटेल्स में ही बातचीत हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर गो थ्रू करने के लिए मैं सबको बोलूंगा, जिनका हुआ है वो भी करे, जिनका नहीं हुआ है वो भी करे। सर उसके बाद आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? सर मुझे तो याद है, आई डोंट नो आप में से किसको किसको याद है। नील तब से वेट कर रहा है, बट मैं बोला था सबको कि मेरे को एक बार बताना, किसी ने मेरे को नहीं बोला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, অনেকক্ষণ ওয়েট করছিস? না স্যার, আমি জাস্ট জয়েন করলাম। इसलिए मेरे को बीच बीच में थोड़ा देखना पड़ता है। ये बाकी अभिजीत बोला हाँ सर बोलेंगे, कहाँ बोला रे अभिजीत? স্যার ল্যাপটপে দেখায় না, ফোনের মধ্যে দেখায় কেউ অভিজিৎ ওয়েট কি করলে। ল্যাপটপে আছে? ফোনে দেখায় তো, তুই কি ল্যাপটপে আছিস? প্রিয়া বোধহয় ল্যাপটপে আছে, ফোনে দেখায় না। হ্যাঁ স্যার।
ठीक है चलो सर। लास्ट दिन और क्या किए थे सर? लास्ट दिन मैंने और क्या किया था और क्या किया था? आप लोगों को ब्लॉक ऑफ एसेट के बारे में आइडिया था? सर क्या होता है ब्लॉक ऑफ एसेट? चलो आज एक्चुअली आप लोगों में ना ब्लॉक ऑफ एसेट का ही कैलकुलेशंस में काम करो। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। मुश्किल नहीं है, इजी है, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर भी रह सकता है या फिर सिर्फ ब्लॉक ऑफ एसेट पे क्वेश्चन भी। मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, उसका एक पार्ट के हिसाब से भी पूछता है, मैंने एक एडजस्टमेंट के हिसाब से। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ यही पूछे। और मैंने घर पे सबको बोला था कि ये ब्लॉक ऑफ एसेट को नोट डाउन कर लेने के लिए, स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोला था जिनके पास नोट्स नहीं है। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है सर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिफरेंट ब्लॉक के अंदर एक ही तरह का चीज का एक ब्लॉक बना के रखा। सर सेक्शन कौन सा है ब्लॉक ऑफ एसेट का? सर ऐसे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर एक डेफिनेशन भी दिया था। मैं लास्ट दिन ये भी पढ़ाया था आप लोगों को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में एक डेफिनेशन दिया है। In case of any block, a block of asset is defined in section 211 as a group of asset falling within a class of asset comprising, जैसे जिसके अंदर tangible asset का एक ग्रुप होता है, बिग बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। मैंने बिल्डिंग का डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक ही बिल्डिंग सिमिलर काइंड ऑफ, लेकिन कोई घर यूज हो रहा है रेसिडेंशियल पर्पज, कोई घर यूज हो रहा है पीजी पर्पज, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन पर्पज, हॉस्टल जिसको हम लोग बोलते हैं, पीजी मैंने हॉस्टल, ठीक है। तो कोई हॉस्टल पर्पज में यूज हो रहा है, कोई होटल पर्पज में यूज हो रहा है, कोई रेसिडेंशियल पर्पज में यूज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर घर को पानी के अंदर जनरेटर चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। बिल्डिंग है पर वो जनरेटर घर की तरह यूज होता है पानी के अंदर। तो ऑब्वियसली क्या लगता है किसका डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है? जो बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पज में यूज होगा, जो बिल्डिंग होटल या हॉस्टल पर्पज में यूज होगा, और जो बिल्डिंग वाटर बॉडीज के अंदर, सभी बिल्डिंग है। बिल्डिंग का भी टाइप्स बता रहा है सर। बिल्डिंग में से कोई रेसिडेंशियल पर्पस, कोई होटल हॉस्टल पर्पस, कोई वाटर बॉडी के अंदर। सर कॉमन सेंस लगाओ, रेसिडेंशियल का रेसिडेंशियल का रेट कम होगा, होटल हॉस्टल का रेट थोड़ा ज्यादा होगा, वाटर बॉडी के अंदर उसका डिप्रिसिएशन रेट और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर बात होता है। ठीक है, अगर बिल्डिंग हो तो उसको एक ब्लॉक में रखा जाता है, उसके अंदर भी पार्ट बाय पार्ट है। अगर मशीनरी है उसका भी डिफरेंट पार्ट है, प्लांट एंड फर्नीचर है उसका भी डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, ये सब होता है टैंजिबल्स के अंदर। इंटेंजिबल्स का भी ब्लॉक है। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए जो हम किसी का फ्रेंचाइज लेते हैं ना, ठीक है, जैसे मानो कि जैसे कोलकाता में आप लोग जानते हो ऐसा कोई फ्रेंचाइज बिजनेस, चलो एनीवन, कोलकाता या वेस्ट बंगाल आपके सिटी में, जैसे कोलकाता में सबसे पॉपुलर अगर कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस आप लोग इजीली समझ पाओगे, तो मैं एक नाम लेता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। मियो आमोरे, नाम सुने हो? हाँ, मिया मोरे बोलते हैं सब इसको। केक शॉप है, या बॉन्जिनीस, बॉन्जिनीस का नाम सुना है? हाँ, ये सब केक शॉप, बॉन्जिनीस, मियो मारे, मियो आमोरे या मिया आमोरे की बोलते हैं। हाँ, किसका? मॉन्जिनीस का केक खाया ना? एक्चुअली ये मॉन्जिनीस और मियामोरी तो अलग कंपनी है, बट कोलकाता में कुछ कहाँ पर? हाँ, वीआईपी के पास एक है, वहां पर भी है। ये सब एक्चुअली किसी का दुकान नहीं है, ये मैंने दुकान तो है पर एक्चुअली सब फ्रेंचाइज बेस्ड। ठीक है, या फिर और एक फ्रेंचाइज बताता हूँ मैं, हल्दीराम का फ्रेंचाइज। हल्दीराम का भी आपको बहुत जगह में छोटा छोटा आउटलेट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको
माने वो कोई हल्दीराम का डायरेक्ट दुकान नहीं है, हल्दीराम या हल्दीराम प्रभु जी, ठीक है। देखना हल्दीराम एक अलग होता है, एक होता है हल्दीराम्स और एक होता है हल्दीराम प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, जैसे आजकल और ही चला है सर, जैसे मानो थोड़ा और बताते हैं, MBA चाय वाला, इसका भी थोड़ा अभी खराब हो गया है मार्केट, बट 2022 21-22 में या कोरोना टाइम पे उसके बाद MBA चाय वाला का बहुत फ्रेंचाइजी बिका था, एक एक फ्रेंचाइजी 50-50 लाख 25-25 लाख में बिका सर। जिसने भी MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी लेके खोला, उसका दुकान में MBA चाय वाला पूरा सेटअप बना के देगा, ठीक है, कि चाय का दुकान माने जैसे कैफेटेरिया होता है, काइंड ऑफ चाय टेरिया, टी टेरिया टाइप्स, ठीक है। समझ रहे सर, जैसे कैफेटेरिया होता है ना, वैसे टी टेरिया। ऐसे टी टेरिया तो बोलता नहीं है, बट मैं नाम दे दिया, कैफेटेरिया से टी टेरिया। सर आपके बोलने से हो जाएगा सर, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा एग्जाम में पूछने वाला है कैफेटेरिया। सो कैफेटेरिया या टी टेरिया, उसके जैसे MBA चाय वाला का लेक टाउन में बना है, सॉल्ट लेक में है, कोई भी बोलते हैं सॉल्ट लेक वाला बहुत अच्छा चलता है। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये है कि ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस है, ये भी आ जाता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स पे। समझ में आ रहा है सर? बाकी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट के बारे में भी मैंने लास्ट दिन बताया था। नो हाउ माने आपके पास कुछ फॉर्मूला है, पेटेंट माने अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको पेटेंट करके रखे हो। पेटेंट माने ये डिजाइन, डिजाइन पे तुम पेटेंट बनाओ कि ये डिजाइन दूसरा कोई नहीं ले सकता। अगर उसका मार्केट वैल्यू है ना, तो वो डिजाइन, लोगो, ठीक है, तुम्हारा लोगो कोई और नहीं छीन सकता। तो लोगों का पेटेंट करवाना पड़ता है, पेटेंट लॉ है उसके हिसाब से। कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट जैसे मूवीज का होता है, म्यूजिक का होता है। ऐसा नहीं कि अरिजीत सिंह का गाना आपने मूवी, एक मानो तुमने एक मूवी बनाया और उसमें अरिजीत सिंह का गाना रिकॉर्ड कर ये लेके और मूवी में डाल दिया। ऑथर का किताब, स्टोरी स्टोरी राइटर का किताब, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस का लाइसेंसेस एटसेट्रा, ट्रेडमार्क्स, ये सब कुछ आ जाएगा किसमें? इंटेंजिबल्स में। नॉर्मली इंटेंजिबल्स को भी एक अलग ब्लॉक में रखा गया है। इसका नॉर्मली जो डिप्रिसिएशन रेट है वो है 25%, कितना? 25%, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीजों के बारे में बोला है सर, नो हाउ क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, ये सब मैं लास्ट दिन थोड़ा सा आइडिया दिया था आप लोगों को। फिर मैंने बोला था कि सर घर पे एक बार ब्लॉक ऑफ एसेट का लिस्ट को पढ़िएगा। जैसे देखो मैं एक बार फिर से रीड करा रहा हूँ। ब्लॉक 1 में बिल्डिंग्स व्हिच आर यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। देखो बिल्डिंग के अंदर कितना ब्लॉक है सर, ब्लॉक से क्या लेना देना, एक्चुअली आपको जब एसेट का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा ना, तो सेम ब्लॉक का रेट आपको पता होना चाहिए। सपोज आपको 2-3 ब्लॉक दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को आप मार्ज कर दिए, तब आपका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ब्लॉक का एक क्लियर एंड क्रिस्टल नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन से ब्लॉक में कौन सा बिल्डिंग आता है। जैसे बिल्डिंग में ब्लॉक 1 में बिल्डिंग विच आर मेनली यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स और बोर्डिंग हाउसेस, इसमें 5% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, एनुअल रेट। ब्लॉक 2 में आता है आपका रेसिडेंशियल पर्पस, बट जो 1 और 3 में नहीं होता ऐसा रेसिडेंशियल बिल्डिंग। 1 और 3 में माने बिल्डिंग्स विच आर मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, जैसे 1 में जैसे हॉस्टल और होटल बोला है उसको छोड़ के, या फिर बिल्डिंग्स acquired on or after 1st September 2002 for installing machinery and plant from part of water supply project or water treatment supply which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facilities। ये जो टाइप्स बोला ना, इसमें 40% डिप्रिसिएशन, 40% वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए आप जो बिल्डिंग यूज करते हो। माने आज अगर कोई बिल्डिंग तुमने बनाया वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी देने के लिए, से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का वैल्यू है 50 लाख, तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू 40% में गिर जाएगा। समझ में आ रहा है सर? यानी 50 लाख का चीज ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो ये है ब्लॉक, 3 तरह का एसेट का ब्लॉक, 5%, 10%, 40%। और देखना कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइड में यूज होता है टेम्पोररी इरेक्शंस,
जैसे कि लकड़ी का बना होता है, एस्बेस्टस का बना होता है, टीना का बना होता है ना, ये सब में भी 40% का डिप्रिसिएशन बना के रखता है। जो भी वैल्यूएशन है उसका 40% डिप्रिशिएट कर देगा। फर्नीचर का एक ही ब्लॉक है 10%, तो बिल्डिंग का 3 ब्लॉक हो गया, फर्नीचर का एक ब्लॉक हो गया 10% का, ठीक है। प्लांट मशीनरी का ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 18 तक 18 ब्लॉक है मशीनरी का। ये सबसे माथा खराब करने वाला एरिया है। सर इतना ब्लॉक याद कैसे रखे? सर याद करने का तो कोई तरीका तो नहीं दे सकता, बट समझा जरूर सकता। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वार्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 एंड पुट टू यूज ऑनर बिफोर 31 मार्च 2020 का 30%। मैंने अगर कोई गाड़ी 23 अगस्त 2019 के बाद से 31 मार्च 2020 तक एक्वायर किया गया है और उसको पुट टू यूज 2020 के 31 मार्च से यूज किया गया है, तो उस ऐसे गाड़ी के पीछे गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें 30% प्लांट एंड मशीनरी पे लगाओ। मोटर कार other than those used in business of running them on hire accord or put to use on or after 1/4/1990, जो कि ब्लॉक 1 में नहीं है, ऐसा मोटर कार होगा तो 15% डिप्रिसिएशन रेट है। तो 2019 के बाद से लेके 31 मार्च 2020 के अंदर जो गाड़ी एक्वायर हुआ है मोटर कार, उसमें डिप्रिसिएशन रेट हाई है कंपेयर टू जो गाड़ी 1/4/1990 के बाद आया है, वैसा गाड़ी में डिप्रिसिएशन रेट कम है। कोई भी दूसरा मोटर बसेस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी जिसको हम लोग नॉर्मली भाड़े पे चलाते हैं, उस पे 45% का डिप्रिसिएशन रेट है। डेट भी बोल दिया 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 एंड पुट टू यूज ऑनर बिफोर 31 मार्च 2020। ब्लॉक 4 में मोटर बसेस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी बिजनेस फॉर रनिंग देम ऑन हायर अदर देन मेंशन इन ब्लॉक 3 30%। molds used in rubber and plastic goods factories 30%। एरोप्लेन एंड एरोजेंस, एरोप्लेन एरोजेंसीज जो है सर, एयर इंजन जो होते हैं, एरोप्लेन एयर इंजन जो होते हैं उस पर 40% डिप्रिसिएशन होता है। एरोप्लेन का जो एयर इंजन वगैरह होता है एज वेल एज एरोप्लेन, हर साल उसका 40% डिप्रिसिएशन होता है। स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगा जाता है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगा जाता है, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल के लिए लगा जाता है, रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जाता है। ऐसे मशीनरी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 40% डिप्रिसिएशन लगाता है। ये अगर आप कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो तो थोड़ा याद जरूर रह जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है सर। रिसेंटली पश्चिम भारत में सेमीकंडक्टर का यूनिट बनने वाला है आसाम में। टाटा करने वाला है सर। देखो, Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited will set up a semiconductor unit in Morigaon, Assam, with a capacity of producing 48 million chips per day, and this facility is being built for 27,000 crore में ये चीज करने जा रहे हैं टाटा, और इसके कारण आसाम में जॉब भी क्रिएट होने वाला है ऑब्वियसली। गुजरात में भी मिला है। Foundation stones for the 3 semiconductor facilities with financial implications about 1.25 lakh crore गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसमें 2 गुजरात में बनेगा, एक आसाम में बनेगा। Tata Group is setting up 2 of these 3 plants, one in each of the states. टोटल टाटा आसाम में जो बनने वाला है उसमें लागत है सर आपका 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सर सब इन्हीं लोगों को मिलेगा क्या? सर जहां पर उनका सरकार होगा उनको तो मिलेगा ना। बीजेपी का गवर्नमेंट गुजरात में है, आसाम में है। आसाम में पहले कांग्रेस का था, अभी यहाँ पर है, ठीक है। और आपका ऐसे तमिलनाडु पे मिला है, तमिलनाडु को भी मिला है और कर्नाटक को भी मिला है, जहां पर उनका सरकार
नहीं है, फिर भी मिला है, ऐसा बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ आया था सर, बट पता नहीं ममता दीदी कुछ प्रोजेक्ट लेने नहीं दे रहा है। जो भी हो, सेमीकंडक्टर बेसिकली जो अ, महंगा गाड़ी के अंदर होता है, लग्जरी कार के अंदर जो चिप्स का जो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना, जैसे गाड़ी को बैक करने के टाइम पे पीछे का बैक कैमरा दिखाना, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाने से बैलून खोल जाना, या फिर वो ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो जाना होता है ना, वो जो ग्लास उठ जाना नीचे आ जाना, ये सब एक चिप्स के थ्रू से होता है। जितना महंगा गाड़ी होता उनका दाम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा होता है, और वो फीचर्स सेमीकंडक्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारे फोन होता है फैसिलिटीज वाला, वैसा। जो भी हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ज्यादा बोल दिया इसके बारे में, क्योंकि आजकल ये चीज इंडिया में भी बनने वाला है। एक्चुअली वर्ल्ड में इससे पहले ये चीज सिर्फ ताइवान बनाता था। ठीक है, ये सिर्फ ताइवान बनाता था, अब तो इंडिया भी बनाएगा, और इंडिया से बाकी कंट्रीज में जाएगा। सर मानना पड़ेगा, हम लोग एक बहुत बड़ा फेज से जा रहे हैं। वो अलग बात है कि बंगाल के लोगों को समझ पसंद मतलब इसका फीलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, बिहार झारखंड बंगाल, ठीक है, इनको क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। बिकॉज वहां पर सरकार बिहार में एक अलग ही लेवल का खेल खेलता है। ठीक है, बड़ा अनस्टेबल सिचुएशन है। बंगाल में भी गवर्नमेंट स्टेबल है, पर अलग ही लेवल का कंपटीशन लेवल है। पता नहीं सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी प्रोजेक्ट को प्रॉपरली यहाँ का गवर्नमेंट बताता नहीं है कि जो सेंट्रल का पैसे से चल रहा है वो उसको बताते हैं कि उनका पैसे से चल रहा है। अभी घर घर में नल गया है ना, पानी बैठा। ठीक है, मेरे यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन। इसको भी निर्मल जल बोल के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट घर घर में दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बांग्ला आवास योजना बोल के चला रहा है। हाँ गलत है, पूरा गलत है, पूरा गलत है। इसके चलते तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बीच में पैसा रोक देता है। फिर जब पैसा रोक देता है तब दुनिया को बताते हैं कि देखो हमारा पैसा रोक दिया। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेगा यहाँ पर? तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता तो है, मैंने इसको तुम, मैंने बेसिकली एक ही एक्शन हो सकता है, तुम फंड मैंने फंड क्लियर नहीं करे, अब मारपीट थोड़ी करेगा। अब एक स्टेट का पीएम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फाइनेंस मिनिस्टर, क्या वो एक बड़ा एक स्टेट के पी चीफ मिनिस्टर को क्या आके थप्पड़ लगाएगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने एक केओस, पॉलिटिकल धंधाबाजी। इसीलिए तो जीएसटी का पैसा रोक दिया था, 100 डेज का काम का पैसा रोक दिया था। फिर जब रोक देता है तब यहाँ पर पब्लिक को बोलता है कि देखो तुम लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हो, बीजेपी का सरकार वहां से हमारा पैसा रोक दिया। मैंने लोगों को मैंने हर चीज में भड़काना। अरे भाई इतना स्टेट है, उनका पैसा नहीं रोका, आपका पैसा क्यों रोक? और अगर पैसा रोक दिया तो तुम्हारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तुम सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं कर देते? है ना? अगर अगर पश्चिम बंगाल सरकार का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अटक दिया है या रोक दिया है, तो क्या ममता दीदी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट ही नहीं है? अभी तो रिसेंटली 2 बार गया। ये 26,000 जॉब कट किया, जॉब कैंसिल किया ना, जो ममता दीदी के टेन्योर पे हुआ है। अभी ये 26,000 जॉब जो हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कैंसिल किया, वॉइड किया, इनके अगेंस्ट में ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट चला गया था। इसलिए वो जो जॉब कट मैंने जो जिनका जिनका चाकरी कैंसिल हो रहा है या जॉब कैंसिल हो रहा है, उस पर स्टे ऑर्डर लग गया। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का पैनल बैठेगा, वो लोग जांच करेगा, वो लोग एविडेंस जुगाड़ करेगा, और फिर उस पर अपना एक्शन डिसीजन देगा। तो तब तुम जब इस केस में तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा पैसा रोक के रखने का बात करता है, तुम दुनिया को बताते हो, तब क्यों नहीं जाते? अच्छा, दूसरा एक केस रिसेंटली और एक चीज हुआ है। 2016 से लेके 2016 नहीं, 2014 से लेके 2024 तक, लास्ट 10 साल में पश्चिम बंगाल में जितना ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, अदर बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, उस ओबीसी सर्टिफिकेट को भी हाईकोर्ट के पैनल ने वॉइड कैंसिल।
वॉइड घोषित कर दिया। 5 लाख लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेशन इनवैलिड बोला गया। नहीं, मैंने एक्चुअली ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक से किया गया है। इसमें अगर मानो कि टोटल 5 लाख लोगों में से हिसाब बता रहा है कि इसमें 70 से 80% लोग सिर्फ मुस्लिम है और 30% जो है वो हिंदू कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो भेदभाव तो दिख रहे हैं, ठीक है, कि माइनॉरिटी जो है उन्हीं के अंदर से तुमने 80% लोगों को क्यों ओबीसी में कन्वर्ट किया। अगर तुम थोड़ा बहुत करते तो समझ में आता, इतना सारा लोगों को तुमने ओबीसी दे दिया जस्ट बिकॉज मुस्लिम को वो वोट बैंक बनाना चाहता है इसलिए। ऊपर से मुस्लिम के अंदर इस तरह का कोई यानी मुस्लिम कम्युनिटीज में नॉर्मली कोई ना, जैसे हमारे कम्युनिटीज में एक तरह का जो प्रथा चालू हुआ है ना कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये प्रथा एक्चुअली था नहीं, वो हो चुका है, वो अलग बात है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं। तभी तो जब ब्रिटिश पीरियड में या मेडिवल पीरियड में जब हिंदू यहाँ पर ऊंच नीच जात पात कर रहा था, तभी बहुत सारा लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ। और मुस्लिम में जब अदर माने बैकवर्ड कास्ट बोल के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर उनको ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है सर कि जाति के आधार पे मैंने हिंदू मुस्लिम के आधार पे तुम किसी को ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये एससी एसटी कैटेगरी में आने के लिए बहुत बड़ा जेनेटिक मैटर्स है, वो सब देखना पड़ता है। खेल खेल के रख दिया सर। अब उसके अगेंस्ट में भी ममता दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये परसों का हाईकोर्ट का रिजल्ट डिक्लेरेशन है, और ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट चला गया कि नहीं, हम इसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम नहीं मानते। अच्छा बात है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि हाईकोर्ट गलत बोल रहे हैं। तो अगर ये 2 केस में तुम अगर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो जब तुम्हारा जीएसटी का पैसा रोका था, जब तुम्हारा जॉब कैंसिल किया था, 100 डेज वर्क का पैसा रोका था, तब क्यों नहीं गए तुम। पब्लिक ये सब सवाल तो कभी करता ही नहीं है, क्या सिर्फ बोलेगा देखो सेंट्रल को, सेंट्रल कैसे हमारे साथ हाँ खराब कर रहा है। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा है वैसा है या ऐसा है वैसा है, वो लोग चीज को नहीं मानते। कांग्रेस तो इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस को ही सब्स्टिट्यूट किया टीएमसी। कांग्रेस इधर नहीं आएगा। कांग्रेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो ममता दीदी ने कांग्रेस से ही तो आके टीएमसी को बनाया। मोदी 5 लाख रुपए दे रहा है ना ये आयुष्मान में, हाँ उसको ये लोग बोल रहे हैं कांग्रेस में 25 ऐसे देंगे। हाँ हाँ दे आजा। वृद्धा पेंशन है 1 लाख पर मंथ, तो 1 लाख पर मंथ तो हर वृद्ध लोग को देते, तो वो कैलकुलेट किए थे ऑलमोस्ट 1400 बिलियन हो रहा है। 1400 बिलियन हाँ, पर मंथ 1 लाख अगर देता है तो इतना देने में जीडीपी नहीं है, उतना रेवेन्यू कुछ भी बोल रहे हैं ना। 1 लाख रुपीज पेंशन पर मंथ हाँ एक एक वृद्धा को देगा। हाँ, कुछ भी बकता है। हाँ तो बोल दे कि हम बात कर रहे हैं हाँ, पूरा तो दिख रहा है। क्योंकि ये इतना असम सरकारी नौकर तो लोगों को तो नहीं दे पाता, जो लोग जॉब करता है। आपको आपका बिल हुआ है 1 लाख का, आप उनको बोल रहे हैं कि 5 लाख का बिल कर दो, 1 लाख तुम कर लो, 3 लाख उनको दे दो, मतलब आप अपना आयुष्मान से मेरे द्वारा पैसा निकलवा। हाँ उसको कट मनी बोलता है। हाँ, तो वो आयुष्मान में 25 लाख देगा जो कि प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं दे रहा है, तब तो फिर वही बात हुआ कि 20 लाख में वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा। ऐसे तो पूरा इंडिया का पब्लिक क्लेम करना चाहेगा आयुष्मान को। कुछ भी देखता है, ये सब पॉलिटिकल फेंकूबाजी चलता रहता है, ठीक है, ये सब बोलता है, इश्तेहार में नहीं दिया। Yes. Yes.
पे मुस्लिम बैठा हुआ है, ठीक है। अब ब्रांडी को बोल रहा है 25 लाख रुपया कहाँ से लाया हुआ आयुष्मान के लिए? तो क्या बोल रहा है, बीजेपी बोला था कि श्रमिक लोगों को 5 लाख रुपया देके दिया, दे कर दिए। दिमाग तो बैठा हुआ है, कांग्रेस है। यही सब चलता है। अच्छा, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट में 40% डिप्रिसिएशन। लाइफ सेविंग जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर, ये सब होता रहता है ना, ठीक है, जैसे 40%। Machinery and plant acquired and installed on or after 1st September 2002 in a water supply project or a water treatment system and which is put to use for the purpose of business providing infrastructure facility 40%. Container made of glass or plastic used as refills 40%. Energy saving devices 40%. Renewable energy saving devices 40%. Electricity operated vehicle including battery powered fuel cell powered vehicles 40%. विंड मिल जानते हो? विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनता है 40%। इसका प्रोजेक्ट ये हो सकता है। इस लाइन पे सबसे बड़ा कंपनी इंडिया में भी कौन चल रहा है? सर ये तो एक मतलब अब तो केरल स्टेट में हो, केरल या कर्नाटक स्टेट में हो। एक कंपनी चल रहा है, इसका बहुत विंड के ऊपर एनर्जी बना रहा है, उसका नाम है सर सुजलन एनर्जी, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा था। क्या नाम बोला? सुजलन। विंड एंड सोलर एनर्जी पे काम करता है। पावरिंग कैरियर फॉर टुमारो, देख रहा हूं। ये इसको पहले तो फंडिंग मिलता था अमेरिका से, इंडिया का ही कंपनी है, ठीक है, ठीक है। इज एन इंडियन मल्टीनेशनल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर हेडक्वार्टर इन पूना। इसका शेयर में हम सबको बहुत अच्छा मिला सर, स्टूडेंट्स को भी और जो भी हम लोग सभी ने। स्विट्जरलैंड का शेयर प्राइस में लास्ट ईयर तक 2022 तक इसके शेयर में कोई ग्रोथ नहीं था, उल्टा नेगेटिव चल रहा था। आपको दिखाता हूँ, देखने से चौंक जाओगे, ठीक है। ये देखो 2020-22 में, उससे पहले भी था, ये बहुत दिन से चल रहा है, बट बीच में इसका बिजनेस पूरा एकदम ये हो गया था। 2020-22 कितना शेयर का दाम देखो, 7%। 23 के स्टार्टिंग में भी 8%, ठीक है। और लास्ट एक साल में देखो 10 का शेयर 40। समझे सर? माला माल हो गया सब। मेरे को आप फिर से बताओ सर, स्विट्जरलैंड जैसा कुछ बताओ। ठीक है। लड्डू पेड़ा रोज नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है, ठीक है। जब टाइम बीत जाता है, जैसे आज एक स्टूडेंट बोलता है, ठीक है सर बंधन बैंक के बारे में कुछ बोलो। अब बंधन बैंक के बारे में मैंने ना रिसेंटली क्लास में बोला था, ठीक है, जब उसका शेयर का दाम 170 में चल गया। अभी कुछ दिन पहले, एक महीना पहले ही मैं बोला कि 170 के आसपास चल रहा है, ले लो, ठीक है। अब देखो 170 से ये ऑलरेडी चला गया, ये देखो 170 मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर चला गया था, देख रहे हैं ना 173 इसका लोएस्ट चला गया था, मैं बोला था ले लो, अब वहां से 190 चला गया। अब एक महीने में ऑलमोस्ट 10-12% का एक डेढ़ महीने में चला है, तो 10-12% एक डेढ़ महीने में क्या खराब दिया है? अब फिर से पूछता है सर कुछ बताओ। अरे भाई जब बोला तब क्यों नहीं लिया? भरोसा हो जाता है सर, धीरे धीरे हो जाएगा, बट वही चीज है कि जब बोला जाता है तब सबको लगता है कि ये तो ऐसे ही बक रहा होगा। ऐसे ही नहीं बकते हैं। कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर सबको लेने के लिए बोला कि ले ले भाई, एचडीएफसी बैंक का शेयर ले ले, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का शेयर मैंने बोला था 1370 में लेने के लिए, देखो सर फरवरी मार्च में ही मैं बोला, मार्च अप्रैल में ही मैं सबको बोला कि 1370-80 में ले लो, ठीक है। कहाँ चल रहा है? 1532 में। रिसेंटली मैंने कोटक बैंक का शेयर लेने के लिए बोला था, इसका शेयर का दाम गिर गया था क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाया था। आपको दिखाता हूं मैं, देखो मैं बोला था कि ये पेनल्टी ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ये हट जाएगा। 1500 में चला गया था, मैंने एक्चुअली गिरा था
1800 से 1500 में चला गया था, फिर वहां से फिर से 1700 में। ये कितने दिन में हुआ जानते हो? ये सिर्फ ये मई महीने में हुआ, 200 टका पर शेयर। सर ये क्लास में ही होता है, स्टॉक मार्केट क्लास में ही मैं ये बोल पाता हूँ। बोल तो रहा हूँ, अभी फिर से ऐसे ही बोल देता हूँ कभी कभी एक आध। अब देखो वहां पर क्या है ना, वहां पर मेरा एक दिमाग काम करता है, मैं उस जब वो पढ़ाता हूँ तब मैं उसके अंदर खो जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते उसमें निकलता है। मैं सीरियसली हमेशा प्रिपेयर होके नहीं आता, पढ़ाते पढ़ाते निकलते हैं कि हाँ ये लेना चाहिए, ये ले लो, ये हो जाएगा। वो ऑन द फ्लो निकलता है, इंस्टिंक्ट काम करता है। जो भी हो, चलो विंड पावर से याद आया, वो तुमने यहाँ पर विंड मिल का था ना। देखो मैं ये आप लोगों ना यहाँ पर शेयर के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं एक्चुअली आपको कंपनी दिखा रहा था कि जब मैं आपको एक पर्टिकुलर मॉडल दिखा रहा हूँ, जैसे विंड मिल, जैसे विंड मिल से मैं आपको क्या दिखाया, क्या नाम दिखा? सूर्य एनर्जी क्या काम करता है? विंड और सोलर पावर में काम करता है, जिसका शेयर का दाम 7 टका से 45 टका तक गया रिसेंटली, एक साल में। ठीक है, सो माय पॉइंट इज कि जब आप इस तरह से एनालिसिस करना चालू करते हो ना, तो आप एक एक चीज ना फील कर सकते हो। जैसे मैंने विंड मिल बोला, आपके दिमाग में सुजलन एनर्जी, जैसी सुजलन एनर्जी आपके दिमाग में रह जाएगा ना, ठीक है, तो आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली, कंपनी के बारे में थोड़ा तो जानोगे ही, और विंड मिल के बारे में आप कभी नहीं भूलोगे। ये कहने का मतलब है। ठीक है, पढ़ाई को जितना तुम एलाबोरेट और स्प्रेड करके पढ़ोगे और जितना तुम कनेक्ट करके पढ़ोगे, उसका फायदा जब जान के पढ़ोगे, तो आप हमेशा चीजों को याद रख सकते। 15% इस कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%। बुक्स, ये जो हम लोग बुक्स यूज करते हैं ना, एनुअल पब्लिकेशंस अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ओन्ड बाय द एसएससी कैरिंग ऑन ए प्रोफेशंस। बुक्स ओन्ड बाय एन एसएससी कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशनल बुक्स होते हैं ना, जैसे जैसे प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनका एक प्रोफेशनल किताब होता है जिसके एनुअल पब्लिकेशंस में रेगुलर अपडेट निकलते हैं। ये सब किताब वैल्यूएबल होते हैं, इसमें 40% डिप्रिसिएशन होता है। समझ में आ रहा है सर? अच्छा, बुक्स ओन्ड बाय, ज्यादातर केस में ये लोग WDB यूज करते हैं। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व, हाँ सब WDB यूज करता है, मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, याद हो गया ना? हाँ, इसीलिए तो 40%, एक आपको एक नेचर मिल जाएगा। एग्जैक्टली exactly. आप अपना एक तरीका बना लेना। ब्लॉक 18 में प्लांट मशीनरी सबसे पॉपुलर VVIP पॉइंट है। मैंने बेसिकली एग्जाम में ज्यादातर यही पूछता है, 90% केस में यही पूछता है। 10% किस्मत खराब होगा तो दूसरा चीज पूछता है। 90% केस में यही पूछता है प्लांट मशीनरी, जनरल रेट 15%, बट बाकी 10 to 20% चांसेस है बाकी चीज भी पूछ सकता है। ओशियन गोइंग शिप्स ब्लॉक 1 में आता है, 20% का डिप्रिसिएशन है। वेसल्स ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर, मैंने देश के अंदर काम करता है। जैसे मानो वेस्ट बंगाल से एक जहाज ओडिशा जा रहा है, ओडिशा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से गुजरात, इनलैंड वाटर में 20%। स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर 20%। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज सब में। ठीक है, तो ये रहा आपका डिप्रिसिएशन का पूरा रेट चार्ट। ठीक है, ये रेट चार्ट एग्जाम में अगर बोल नहीं देगा तो थोड़ा पता करके रखो सर, क्योंकि क्या पता, नॉर्मली हमेशा ना रेट नहीं बोलता है, इसलिए मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ ये रेट चार्ट थोड़ा दिमाग में रखने का एक आदत डालो। सर अभी मैं आपको डिप्रिसिएशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप आराम से ध्यान दो कि कैसे आपको डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सीधा मैंने इसमें कोई जैसे शिवम वाला क्वेश्चन में भी डिप्रिसिएशन का एक हल्का सा पॉइंट था, लेकिन वहां पर हम लोग जस्ट बड़ा क्वेश्चन के अंदर किए। यहाँ पर सिर्फ डिप्रिसिएशन रिलेटेड ही आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊं, तो ध्यान से देखो कैसे होता है। Mr. X, a proprietor engaged in manufacturing business, furnishes the following particulars. Opening balance of plant and machinery as on 1/4/2023, WDB as on 31st March 2023,
आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 22-23 30 लाख का। एक नया प्लांट आपने खरीदा एंड पुट टू यूज किया 8 जून 2023 को 20 लाख। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज एक सेकंड। एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज कब से बोले सर? 15/12/2023 8 लाख। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस 2/1/2024 3 लाख का। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको पूछता है compute the amount of depreciation and additional depreciation for assessment year 24-25 if Mr. X has exercised the option of shifting out. If Mr. X has exercised the options of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSE subsection 1A, assume that all the assets were purchased by way of account pay check. यानी कोई कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ पर बातचीत नहीं किया गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें सर इसको? तो WDP बेसिस में ही एक्चुअली इसको करना चाहिए कि आपको जो मशीन दिया है, पहले भी हम लोग शिवम के क्वेश्चन करने के टाइम पे मिस्टर शिवम वाला क्वेश्चन, वहां पर भी आपको एक आइडिया दिया था। सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? चलो स्टार्ट करो, देखो सॉल्व करने का ट्राई करो। ये सब ब्लॉक ऑफ एसेट का क्वेश्चन है। आपको बेसिकली ऐसे ब्लॉक उठा के दे देगा और आपको क्या करना होगा सर, उस ब्लॉक के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि इसका डिप्रिसिएशन का क्या सिचुएशन फिलहाल बन रहा है। अच्छा, क्या इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन यूज कर पाएंगे हम लोग? क्या लगता है, क्या इस क्वेश्चन में एडिशनल डिप्रिसिएशन कर पाएंगे या करना चाहिए? क्या लगता है सर? क्वेश्चन में भी बोल देंगे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन 24-25। सर क्वेश्चन ने ऐसा क्यों बोला? सर क्वेश्चन इसलिए ऐसा बोला क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे है। जब कोई प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है तो उसमें आप एडिशनल डिप्रिसिएशन आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन असेसमेंट ईयर कितना देना है सर? 24-25। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 23-20। ऐसे तो एक फॉर्मेट हल्का सा बना सकते हो, एक पर्टिकुलर और कितना एसेट है आपके यहाँ पर, एक प्लांट मशीनरी, न्यू प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर से दो ही एसेट है, दो एसेट है, एक कंप्यूटर है और प्लांट मशीनरी, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कोई बिल्डिंग भी नहीं है, कोई इंटेंजिबल्स भी नहीं है ना? दो ही एसेट दिख रहा है। तो एक पर्टिकुलर पे कॉलम बना लो
एक प्लांट मशीनरी का और एक कंप्यूटर का। सर अगर और भी एसेट होता ना उसका भी एक कॉलम बना लेते। क्यों? क्योंकि सभी ब्लॉक का डिप्रिसिएशन रेट या ये अलग होता है, इसलिए जितना मशीन अलग अलग एसेट होगा उसका अलग अलग एक कॉलम बना लेना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये कैलकुलेट करने का एक ढंग होता है, वो पर्टिकुलर ढंग ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ नॉर्मल डिप्रीशिएशन। सर 30 लाख पे ओपनिंग वैल्यू जो आपका था उसका जो बेसिन का WDV आपका पड़ा हुआ है वो 30 लाख का है। और न्यू प्लांट मशीनरी जिसको आपने 8 जून 2023 में लगाया, हाँ 8 जून 2023 में आपने जो लगाया वो मशीन 20 लाख का मशीन है। तो क्या ये 20 लाख का जो मशीन है ये क्या 180 दिन से ज्यादा यूज हो चुका है? जो मशीन आप 8 जून पर यूज कर रहे हो वो क्या 180 दिन से ज्यादा यूज हो चुका है? Yes. जो मशीन तुमने 15-12 दिसंबर में लगा, क्या उस वो मशीन 180 दिन से ज्यादा हो चुका है? हाँ। और जो मशीन अच्छा और क्या है अब लास्ट वाला कंप्यूटर है। तो एक काम करो, सबसे पहले ना मशीन का एक रिटन डाउन वैल्यू सबका अलग करो, एक बार की नोट हल्का से करो। ऐसे तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी एक पर्टिकुलर बना सकते हो, एक प्लांट एंड मशीनरी बना सकते हो और एक कंप्यूटर का कॉलम बना सकते हो। पर्टिकुलर में तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास जो मशीन था ओपनिंग बैलेंस 1/4/2023 में है ना सर? ओपनिंग बैलेंस जो है वो कब का है? 1/4/2023 के स्टार्टिंग में। तो हमारे पास जो प्लांट है उसका वैल्यूएशन कितना है? 30 लाख का। 30 लाख का तुम्हारे पास मशीन है। इसके बाद तुमने न्यू प्लांट एक लिया 8 जून को। डेट लिखने का यहाँ पर जरूरत फिलहाल उतना सा है कि मैंने कब क्या लिए उसको पता करने के लिए। फिर तुमने एक न्यू प्लांट मशीनरी ऐड किया, तुम यहाँ पर लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। कब लिया सर? 8 जून 2023 को। 8 जून 2023 को कितने का मशीन लिया सर? 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख का तुमने मशीन लिया। फिर तुमने एडिशन और करो, कितने का लिया सर? न्यू प्लांट मशीनरी एक 15 दिसंबर को लिया 8 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड 15 दिसंबर 2023 को 8 लाख का। इस तरह से तुमने 3 मशीन तुम्हारे पास है, तो टोटल मशीन का वैल्यू कितना हो गया आपका? 58। ये है टोटल वैल्यू। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिटन डाउन वैल्यू। कब का है? एज ऑन बोलो। ये 31 मार्च 2024 के एंड पे तुम्हारे पास मशीन का वैल्यूएशन है। तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो प्रीवियस ईयर 23-24 का, असेसमेंट ईयर 24-25 का। तो 23-24 में तुम्हारे पास मशीन का क्या सिनारियो है वो तुम यहाँ पर कैलकुलेट कि तुम्हारे पास कितना वैल्यूएशन का मशीन है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना लगेगा वो पुट टू यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यूएशन कितना है वो तो तुमको पहले पता करना चाहिए। अच्छा कंप्यूटर तुमने कब ले लिया? ये कब ले लिया? 2/1/2024 को। इसे भी डाल दो। कंप्यूटर यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी ना, इसको ना
इधर ही दे देना चाहिए था, मैंने ऊपर देना चाहिए था, Sorry, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं WDV कैलकुलेट कर लिया, तो कंप्यूटर को इसके बीच में कहीं घुसा दो। कंप्यूटर acquired and installed। एडवांस में हम लोग सिस्टम तब लेकर जाते हैं मशीन खरीदने, आज मशीन खरीद लिए तो डेप्रिसिएशन आज चालू हो जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है जब वो पुट टू यूज जब तक नहीं होता तब सबसे डिप्रिसिएशन चालू मशीन चार्ज करते हैं। न्यू मशीन के केस में फर्स्ट ईयर में तुम्हारा पुट टू यूज अगर 6 महीने से कम है तो फर्स्ट ईयर में तुमको 10% ही लेने देता है, बाकी 10% नेक्स्ट ईयर लेने देता है, ऐसा नहीं कि लेने नहीं देता। फर्स्ट ईयर में ही पूरा 20% लेने नहीं देता, अगर स्पेशली एडिशनल डिप्रिसिएशन के केस। ठीक है, बताते हैं सर। तो इसमें आपने एक्वायर्ड कर लिया कंप्यूटर को, तो कितने का हो गया? 3 लाख का कंप्यूटर था, तो 3 लाख दे दिए, तो इधर 58 लाख हो गया, और इधर आपका हो जाता है 3 लाख का। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हारा एसेट का तो आपने कर ली। सर अभी जो आपको करना चाहिए, एक और चीज करना चाहिए। चलो इसमें और एक चीज का, ये करो सर, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड इन WDV। सर इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है आप एक पर्टिकुलर पे कॉलम बनाओ और एक प्लांट मशीनरी का एज वेल एज एक कंप्यूटर। पर्टिकुलर के कॉलम में क्या है सर? प्लांट एंड मशीनरी है, पुट टू यूज फॉर 180 days, यानी ग्रेटर देन 180 days और मोर। माने ये जो आपका पहला मशीन है, जो आपका मशीन चले आ रहा है सर 30 लाख वाला, ये 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, ये सर नो? सो आपका 30 लाख जो WDV है वो तो रहेगा, और आपने जो न्यू 20 लाख का एक मशीन परचेज किया 8 जून 2023 को, ये भी इधर ऐड हो जाएगा। तो 30 लाख और 20 लाख ये 180 दिन से ज्यादा है, क्योंकि जून 8 से 8 जून माने जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, माने अगस्त से ही तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 8 महीना हो जाता है ना। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी में तो 9 महीना हो जाते। 180 के लिए तुमको 6 महीने का जरूरत है, उसमें 180 देखना पड़ेगा कि इसमें एक दिन ज्यादा कम करके देखना है। तो 8 जून से तो चुपचाप ये पूरा 180 से ज्यादा है। तो जो मशीन पूरा साल भर यूज हो रहा है, मैंने 180 से ज्यादा हो रहा है, उसको टोटल करके 50 लाख का एक ब्लॉक बना दो। ये है कॉन्सेप्ट। पूरा 50 लाख का 180 दिन से ज्यादा का एक ब्लॉक बनेगा, और जो प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज का है, उनका एक अलग ब्लॉक बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो दिया है 8 लाख वाला जो मशीन है, जो 15 दिसंबर को आपने एक्वायर किया, 15 दिसंबर को जो आपने एक्वायर किया उसका एक अलग ब्लॉक बनेगा। हो गया? और कंप्यूटर, इसका भी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, जिसका वैल्यूएशन है 3 लाख। सर ये करना जरूरी था? सर ये करना जरूरी नहीं था, दिखाना जरूरी था
कि किसमें मेरा, ये बेसिकली आपके खुद के प्रेजेंटेशन के लिए, नथिंग मोर देन दैट। इससे भी शॉर्टकट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैं डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सर मेनली क्या क्या चीजें आपको देखभाल करना पड़ता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आगे का खेल आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। आपने दोनों कर लिया ना, अब आगे देखो। अभी मुझे इतना बताओ सर, तो फिर इसका जो 50 लाख का जो मशीन है इसमें कितना डिप्रिसिएशन लगा? माने 50 लाख पे एक रेट लगेगा। ये जो 50 लाख का आपने बनाया इस पे एक रेट लगेगा। ये जो 8 लाख का मशीन है इस पे एक रेट लगेगा। 50 लाख पे कितना लगेगा? 20%। क्यों सर? पहले तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगा, उसके बाद तो एडिशनल लगा। 20% जो तुमने बोला वो एडिशनल है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल रेट माने जनरल रेट। इसके बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या बोला देखो क्लियरली, मिस्टर एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रीजन। ये डिफॉल्ट टैक्स से निकल गया, ये तो क्लियर कर दिया। डिफॉल्ट टैक्स से निकलने से तुमको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स को पकड़ के रखते हो तो फिर तुमको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो फिलहाल यहाँ पर हम लोग एकदम सीधा नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले, उसके बाद एडिशनल में जाएंगे। तो जब बात आता है नॉर्मल डिप्रिसिएशन का, तो 15% लगाएंगे सर। जनरल रेट यही है ना, 15% ऑफ 50 लाख। मैंने दोनों का ही वर्किंग आपको वर्किंग नोट 1 और 2 में दिखा दिया कि 50 लाख मैंने क्यों लिया। वर्किंग नोट 1 2। अच्छा 7.5%। अच्छा कितना होता है 50 का 15%? मैंने 7.5 लाख। अच्छा अब जो मशीन 8 लाख वाला जो मशीन है जिसका आपने 180 से कम यूज किया, उसमें ओवरऑल रेट तो 15% है, पर आपने तो यूज पूरा साल भर नहीं कर पाया, तो 7.5% एट द रेट लगेगा सर। 7.5% क्यों? 50% और 50%, बिकॉज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। 8 लाख का, तो 8 लाख का 7.5% कितना हो जाएगा रे? 60,000। अच्छा कंप्यूटर में, कंप्यूटर था ना सर, कंप्यूटर का रेट कितना है? 40%। तो और कंप्यूटर क्योंकि 180 से कम है, तो एट द रेट 20% कहां से आया? 50% ऑफ 40%। since put to use less than 180 days on 3 लाख। तो 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 60,000। सॉरी इधर नहीं हो गया कंप्यूटर का, नेक्स्ट साइड वाला कॉलम में आएगा। ये तो मशीनरी का है, ये कंप्यूटर का। बस ये यहाँ तक तो खेल खत्म हो गया। अब आगे होता है सर, ये था क्या था सर? हाँ 20% हुआ ना। 3 लाख का 20% कितना होता है? 20 क्यों हुआ सर? क्योंकि कंप्यूटर का रेट चलता है 40%, और क्योंकि कंप्यूटर आपने खरीदा कब? 2/1/2024 मैंने जनवरी में खरीदा, तो फरवरी मार्च 3 महीना ही हार्डली यूज किया, 180 से कम। इसलिए जो रेट है उसका आधा लगाओगे। ये सवाल बुझते पारছে तो? सॉरी तेज, आज ना मेरे को साउंड नहीं दे रहा है। आज मेरे को ना बीप नहीं दे रहा है कि कोई वेट कर रहा है बोल के। कब से वेट कर रहा है? 5-10 मिनट हुआ, 5 मिनट हाँ हुआ।
5 मिनट। 5 मिनट। सॉरी सॉरी, आज मेरे को ना साउंड नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया। 3 दिन क्लास नहीं हुआ ना, कुछ सेटिंग इधर उधर हो जाता है। 3 दिन लगातार कंप्यूटर में कुछ काम नहीं हुआ, ये सेटिंग गड़बड़ा गया। अच्छा नेक्स्ट, चल यहाँ तक क्लियर हुआ। देख मैंने बस इतना कराया, तेज देख ले। मैंने क्या करवाया, इसको से ये कर ले सर, स्क्रीनशॉट ले ले। नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाया सर 50 लाख पे 15%, और जो मशीन 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, और 8 लाख पे 7.5% क्योंकि वो मशीन 180 से कम यूज हुआ है, और 3 लाख पे 20% क्योंकि वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का टोटल रेट 40% चलता है, क्योंकि कंप्यूटर 180 से कम यूज हुआ है तो उस पर 20%। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सर ये बंदा 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। शिफ्टिंग आउट, तो जब कोई शिफ्टिंग आउट होता है तो हम लोगों ने प्रोफार्मा या फॉर्मेट लिखाने के टाइम पे पढ़ाया था कि अगर तुम शिफ्ट आउट होते हो 115 बीएससी से तो तुमको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। अगर वो शिफ्ट आउट नहीं होता तो फिर वो एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड उसको नहीं मिलता। ठीक है, अब काम बहुत सिंपल है। इतना तक जब हो जाता है, आगे का काम है कि सर ये था नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर एक आप एडिशनल डिप्रिसिएशन का एक जगह बनाओ, उसी के नीचे सेम उसी फॉर्मेट के नीचे करो। मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो दूसरे पेज में दिखा रहा हूँ। एडिशनल डिप्रिसिएशन @20%, नॉर्मली 20% चलता है। किस पे लगेगा, जैसे मानो टोटल 50 लाख का मशीन था सर। यहाँ पर अनदर एक कॉन्सेप्ट है, ये जो टोटल मशीनरीज था हम लोगों के पास, कितने का मशीन था? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। एडिशनल डिप्रिसिएशन जैसे मानो 58 लाख तो ऑब्वियसली, बट ये 30 लाख का भी मशीन है, ये 20 लाख का भी मशीन है, तो क्या तुमको एडिशनल डिप्रिसिएशन इस 30 लाख के ऊपर मिलेगा? क्यों? एडिशनल डिप्रिसिएशन न्यू प्लांट मशीनरी पे लगता है। ठीक है, जो तुमने न्यू ईयर में लगाया उस पे लगता है, पुराना मशीन पे नहीं, वो तो पुराना है, तो पुराना पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं है। तो इसमें 20% जो आप यूज करोगे वो 2 लाख पे 20 लाख पे करोगे, 50 लाख पे नहीं, मैंने फर्स्ट ब्लॉक से। यहाँ पर ये भी लिख दोगे सर, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज। अगर 180 दिन के ऊपर गए तो 20 लाख का 20% कितना हो जाएगा? हाँ 8 लाख में भी करेंगे, 8 लाख में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन 8 लाख का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको इसलिए वहां उस पर नहीं बोला क्योंकि ये जो 8 लाख का मशीन है ये पुट टू यूज 180 के कम है, पुट टू यूज का 180 के कम है सर। तो जिसमें 180 का कम दिन का यूज है उसमें 20% की जगह 10% का इस साल मिलेगा, 10% मिलेगा, 20% की जगह 10% मिलेगा। तो आपको भी वो चीज यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो क्या बताओगे, @10%, और इसमें क्या लिखोगे, 50% ऑफ 20%। एक्चुअल रेट 20% है ना, बिकॉज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज ऑन 8 लाख। तो 8 लाख का 10% हो जाता है 80,000। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी में चला गया इतना। ठीक है, तो टोटल करो सर, इधर 7.5 लाख, 60,000, 4 लाख और 80,000, कितना होता है रे? कितना हुआ? 7.5 लाख, 60,000, 4 लाख 80,000, कितना? 12,90,000। दिस इज कॉल्ड टोटल
डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन आपको पीएल में से लेस करना है, और अगर अकाउंट्स के हिसाब से आपने कोई डिप्रिसिएशन पीएल में दे के रखा उसे ऐड करना है। ठीक है, याद नहीं है सर, भूल गए? ये देखो फॉर्मेट के शुरू में एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट अलाउड डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या किया हमने, ऐड कर दिए। फिर थोड़ा सा और नीचे आओ, कॉपी में सब लिखा हुआ है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो अलग बात है कि आप लोग भूल जाते हो। एक लेस का डिप्रिसिएशन का एक लेस का एरिया है, ये देखो डिप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शंस बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डिप्रिसिएशन कॉम्प्यूटेड एज पर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962, ये जो हमने किया ये रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 में किया, ये अलाउड है। तो जो अलाउड है उसको लेस करेंगे और जो डिसअलाउड है उसको ऐड बैक करेंगे। तो पीएल में जो डिप्रिसिएशन रहेगा वो ऐड बैक हो जाएगा, और इसमें जो करना है, अगर मानो ये जो जितना डिटेल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, ये सारा डिटेल्स मानो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे दे देता है, तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में बना के फिर फॉर्मेट में डाल के इसको सॉर्ट आउट करना है। समझ में आ रहा है ना सर कि क्या करना है और कैसे करना है? एग्जाम में सर क्या पूछ सकता है, सर एग्जाम में मैं आपको क्या बोला, ये टोटल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन का एक पार्ट के हिसाब से भी ये हो सकता है, या फिर एक 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ओनली एक डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? ये सवाल पूछते पहले से सबको समझ में आया सर? प्रिया, शालिनी, आरजो, अभिजीत, तेज, बोलो सर। हाँ सर। यस सर, थैंक यू सर। ऐसे होता है टीजीबीपी का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन। सर बस ऐसे ही होता है और नहीं होता? और भी होता है। चलो और एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक कार परचेज बाय डॉक्टर सोमन, क्या नाम है, डॉक्टर सोमन, 10/8/2020 को कार परचेज किया, कितने में किया, 5,25,000 पे, पर्सनल यूज के लिए किया, but brought into professional use. Car purchased by Dr. Suman on 10/8/2020, 5,25,000 पे for personal use is brought into professional use on 1 जुलाई 2023। खरीदा मैंने उसको परचेज तो किया था पर्सनल यूज के लिए, बट बाद में उसको प्रोफेशनल यूज में कन्वर्ट किया 1 जुलाई 2023 को, when its market value was 2,50,000। तो जिस टाइम पे वो कन्वर्ट कर रहा था कार को, उस टाइम पे कार का मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिर के कितना हो गया सर, 2.5 लाख हो गया। They ask you compute the actual cost of the car and amount of depreciation for the assessment year 24-25, assuming the rate of depreciation to be 15%। चलो अच्छा है, बोल दिया, अच्छा है कि आपको बोल दिया, ऐसा बोल भी देता है कभी कभी, ठीक है, बोल दे देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन का फोकस दूसरे चीज में है। क्वेश्चन का फोकस है कि पर्सनल चीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो कौन सा डेट को लेके कैलकुलेट करना चाहिए। स्टूडेंट जहां तक ज्यादातर केस में कंफ्यूजन इसमें होता है कि सर क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि पर्सनल चीज को अगर प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया तो डिप्रिसिएशन का टाइम पीरियड क्या मानेंगे, कौन से डेट से लेके कौन से डेट में इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये चक्कर हो जाता है। ठीक है, तो इस चक्कर से बचने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा सर। चलो आप लोग इसको मैं समझा देता हूं, आप लोग प्रोविजंस को चाहो तो लिख के भी रख सकते हो, ऐसे तो लिख लिख के ही करना चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है और कौन सा प्रोविजन इसके पीछे आता है, इसमें सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 का कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट है, ज्यादा झमेला वाला नहीं है, बड़ा सिंपल झमेला है। द एक्सप्रेशन एक्चुअल कॉस्ट वुड मीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसेट। एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब है कि एसएससी के पास उस गाड़ी का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, तो गाड़ी का एक्चुअल कॉस्ट कितना है एसएससी का, कितने दाम पे उसने परचेज किया,
मैंने गाड़ी परचेस किया था 5,25,000 पे, मैंने जब उसको बिजनेस पे लिया तब उसका मार्केट वैल्यू है 2.5 लाख। Therefore, the actual cost of the car to Dr. Soman, जिसका मार्केट वैल्यू है 5,25,000 on the date when the asset is brought into professional use is not relevant. मैंने 2,50,000 जब वो उसको बिजनेस पे ला रहा है वो रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है? 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बात करता है। इसलिए डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 32, जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सेक्शन है वो बताता है कि भाई आप 5,25,000 पे 15% लगाओ, 2.5 लाख पे नहीं। तो उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू हो जाएगा 78,750। 78,750 कैसे मिला? 5,25,000। नॉर्मली स्टूडेंट जज्बाती हो जाता है। जज्बाती कैसे होता है? उसको लगता है, ठीक है, जो सेक्शन या प्रोविजंस पढ़ के नहीं गया, देखो भाई वो खरीदा था पर्सनल पर्पस में, उससे हमें क्या लेना देना, है ना? उससे हमें क्या लेना देना? जिस दिन बिजनेस पे लाया है, हम लोग पीजीबी भी कर रहे हैं, तो जिस दिन बिजनेस पे लाया उसी रेट को यूज कर लेंगे, उसी अमाउंट को यूज कर लेंगे, उसी बिजनेस के लिए एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन नहीं, यहाँ पर लॉ एकदम 43 सबसेक्शन 1 बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट वुड मीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू दी एसेट। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली ये एसएससी को फायदा दे रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहता ना तो 5,25,000 पे अगर आपको 5,25,000 की जगह 2.5 लाख का वैल्यू मानने का बोलता तो आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू कम हो जाता, और डिप्रिसिएशन वैल्यू कम हो जाने से आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट ही दे रहा है। ठीक है, समझने का कोशिश करना। हर प्रोविजंस कुछ कहता है कि नहीं कहता? हर प्रोविजंस कुछ कहता है कि सरकार तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं कि सिर्फ अपने अच्छे के बारे में सोच रहे हैं। सर, सरकार को ना बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार पब्लिक के बिना नहीं और पब्लिक के बिना सरकार नहीं। तो ऐसा कुछ भी सरकार नहीं कर सकता कि जिसमें सिर्फ अपना फायदा, अपना डेवलपमेंट सोच रहा हो। वो ऐसा करे जिसमें दोनों का सुविधा, देश को भी आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट को भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। जिसका डेट का कंफ्यूजन चलता है ना, उनके लिए भी बड़ा सुविधा करता है। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल कमेंस प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट। चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेशन यही मेन बात है। ये चार्टर्ड की जगह अगर सीएमए भी होता, लॉयर भी होता और सीएस भी होता चलता, बिकॉज यहाँ पर प्रोफेशन को दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन नहीं, ये प्रोफेशन का क्वेश्चन। ठीक है, किसी किसी के दिमाग में ना ऐसे मैंने पगला टाइप का बात चलता है। A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced practice and has acquired the following asset in his office during the financial year 23-24 at the cost shown against each item. और हर आइटम का कॉस्ट उस पर दिखा रहे हैं। ठीक है, calculate the amount of depreciation that can be claimed from his professional income, that is 24-25, and assume that all the assets are purchased by way of account pay check. सर, अकाउंट पे चेक का क्या लेना देना? क्योंकि अगर आप कैश में खर्चा करोगे तो आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। 10,000 मैक्सिमम कैश अलाउड होता है, याद है ना सर? सो यहाँ पर क्या क्या दिया देखो, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेट व्हेन पुट टू यूज, खरीदा कब और पुट टू यूज कब? खरीदा 27 सितंबर को, पुट टू यूज 1 अक्टूबर 23 को 35 का। कंप्यूटर यूपीएस 8 अक्टूबर 23 को 8.5। कंप्यूटर प्रिंटर 12,500 1 अक्टूबर को। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस 12,000 1 अप्रैल के खरीदा था, 1 अप्रैल को ही यूज किया। ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्रैक्टिसिंग सीए, ये बस नाम का है, माने बेसिकली किसी का फार्म था उसी का फर्नीचर एक्वायर कर रहे हैं। माने मानो कोई पुराना चार्टर्ड था, तुम उसका ऑफिस ले रहे हो, वो रिटायर कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहता है नॉर्मली बहुत केस में, कि पुराना डॉक्टर का चेंबर कोई नया डॉक्टर ले लिया, पुराना इंजीनियर का चेंबर कोई नया इंजीनियर ले लिया, काइंड ऑफ दैट।
1 अप्रैल 23 3 लाख का अमाउंट है। लैपटॉप दिए गए सर 26 सितंबर 23 को लिया, 8 अक्टूबर को यूज किया, 43,000 का। बस आपको यहाँ पर कहीं पर भी रेट नहीं दिया सर। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर में, बुक्स पब्लिकेशंस पे, ऑफिस फर्नीचर पे या लैपटॉप पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसलिए मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि सर हम लोगों को ना रेट चार्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ब्लॉक ऑफ एसेट का आइडिया होना चाहिए। देखो ब्लॉक 1 में क्या है सर, फर्नीचर। अच्छा एक काम करो सर, ये वाला क्वेश्चन कल घर पे करके ट्राई करके लेके आओ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ठीक है, मैं इसको भेज देता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन का सेट है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपको। अच्छा कल इसको ट्राई करके लाओ, ये इसको मैं कल ही डिस्कस करता हूँ, फिर डिप्रिसिएशन रिलेटेड आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इसको ट्राई करने से पता तो चल गया कैसे करना है, जरूर ट्राई करना। क्या रे करेगा ना? हाँ इसको आराम से जैसे सीखा उसी तरह से खुद से ट्राई करो। कल मैं इसको आंसर भी मैच करा देता हूँ, और फिर कल के क्लास में हम लोग सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है? एक सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसका कैसे कैलकुलेट। ऐसे और भी सेक्शन वाइज बहुत सारा चीजें हैं, धीरे धीरे एक एक करके बताते हैं सर, हड़बड़ करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है कल मिलते हैं, ठीक है? आज इतना ही, ठीक है जाओ घर जाओ। सर कोई टेस्ट भी रिप्लेस कर दो। हाँ टेस्ट में बोल दूंगा सर, बोल देंगे सर। बाय सर। बाय सर, टाटा।